हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम बात करेंगे उन सारे कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस की जो कि यूज़ किए जा सकते हैं इन केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स में। ठीक है, अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो आप ये कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस उसमें यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे वो होंगे अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस, और यहाँ पे 2 स्टेप डायग्नोसिस की ही बात होगी। 2 स्टेप यानी कि यहाँ पे डायग्नोसिस होगा और उसका रिलेटेड टू में पॉइंट होगा। एज एविडेंस या फिर एज मैनिफेस्टेड हम यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे, बट बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आता रहे कि आप उसको एविडेंस भी कैसे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। यह है एक्यूट और क्रॉनिक एंजाइनल पेन। तो यहाँ पे एंजाइनल का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड अगर कोई भी पेन है, जैसे लाइक अगर लंग्स रिलेटेड होता है तो प्लूरोटिक पेन होता है, प्लूरेटिक पेन। वैसे अगर हार्ट रिलेटेड होता है तो उसको एंजाइनल पेन कहा जाता है। तो कोई भी तरीके का पेन हो सकता है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक। अगर जो पेन है वो उसका ऑनसेट अभी जल्दी ही का है तो उसको एक्यूट पेन की कैटेगरी में डाला जाएगा, और अगर उसका ऑनसेट 3 वीक्स से अबव का है तो उसको क्रॉनिक पेन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूट या क्रॉनिक पेन हो सकता है। अभी उसकी रिलेटेड टू के पॉइंट जान लेते हैं कि आखिर रिलेटेड टू क्यों हो सकता है। रिलेटेड टू हो सकता है इश्कीमिया। इन केस अगर हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हाइपॉक्सिया के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और अगर कहीं पे भी हाइपॉक्सिया हुआ है तो इसकी वजह से इश्कीमिया के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हाइपॉक्सिया क्या है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से लाइक जो ऑक्सीजन परसेंटेज है ना बॉडी में वो कम हो जाता है, लाइक डिक्रीज SpO2 हो जाता है। और अगर किसी भी सेल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे इश्कीमिया की कंडीशन होने लग जाएगी, यानी कि वहाँ पे सेल डेथ की चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर इश्कीमिया है तो उसकी वजह से पेन होगा। नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट O2 सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं है, लाइक हाइपॉक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है इन केस ऑफ जैसे कार्डियक टाइटिस हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से इन्फ्लामेशन हो रहा है हार्ट में, या फिर इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी पेन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अभी वो पेन जितने समय से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्रॉनिक या तो फिर एक्यूट पेन की कैटेगरी में जाएगा। तो इसका एविडेंस कैसे किया जा सकता है कि अगर पेन का आपको एविडेंस चाहिए तो सबसे बेहतर होता है कि आप पेन स्केल के थ्रू आप उसको एविडेंस कर सकते हो। पेन स्केल पे लाइक आप पेशेंट के एक्सप्रेशंस देखोगे और उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हो कि उसको कितना ज़्यादा पेन है, तो उससे आप पता लगा लोगे, ईजिली एविडेंस कर सकते हो कि हाँ उसको एक्चुअली पेन जो है वो प्रेजेंट है। या फिर पेशेंट आपको डायरेक्टली बोल भी सकता है कि हाँ उसको पेन प्रेजेंट है, लाइक डायरेक्ट वो वर्बलाइज कर सकता है इस चीज़ को कि यस उसको पेन जो है वो प्रेजेंट है। तो इन दो चीज़ों के थ्रू आप उसको एवेलुएट कर सकते हो, या फिर उसका जो एविडेंस है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया का मतलब होता है पायरेक्सिया यानी कि फीवर। तो फीवर की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है, तो उसका रिलेटेड क्या होगा, रिलेटेड टू हो सकता है इन्फेक्शन। अगर बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली राइज हो जाता है। जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे वो ज़्यादा राइज हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा है। तो इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इसके दो रिलेटेड टू पॉइंट हो सकते हैं। आप इसके लिए आपको एविडेंस क्या हो सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये है, तो या तो वो जो पेशेंट होगा वो वार्म टू टच होगा, या तो फिर उसका एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होगा। अगर आप उसको बाय थर्मोमीटर चेक करोगे तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबव होगा, यानी कि एलिवेटेड होगा उसका बॉडी टेम्परेचर। तो ये था आपका एविडेंस जिससे कि आप जान सकोगे कि जो पेशेंट है उसको हाइपरथर्मिया की कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। तो जितना भी कार्डियक आउटपुट होता है इनकेस जैसे कि अगर कोई हार्ट की ही कंडीशन है तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न हो सकता है वैसोस्पाज्म या फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन।
तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, लाइक नैरोइंग हो जाए, वो जितनी थी उसके मुकाबले उसमें नैरोइंग हो जाए, या फिर कंस्ट्रिक्शन किसी तरीके से प्रेजेंट हो जाए, या स्पाज्म की कंडीशन आ जाए, तो उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या आती है, हाइपोक्सिया। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से भी जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इम्पेयरमेंट कार्डियक आउटपुट में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है सीवियर एनीमिया। अभी एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि डायरेक्टली आरबीसी काउंट भी कम हो रहा है, और उससे आप इवेलुएट कर सकते हो, लाइक आपको एक एंड रिजल्ट मिल रहा है कि क्या हो रहा है कि जो टोटल ब्लड है पर्सन के अंदर का वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ब्लड ही कम है तो आउटपुट भी उसका कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ब्लड डिक्रीज है, सीवियर एनीमिया की कंडीशन है पेशेंट को, तो क्या होगा कि उसको जो है वो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अल्टर्ड हो सकता है। अगर किसी भी तरीके का लाइक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो अल्टर्ड है, जैसे कि ऐसे नोड से इम्पल्सेस अगर एवी नोड के जा रही हैं और वो प्रॉपरली नहीं इम्पल्स हो, लाइक वहाँ पे किसी तरीके का अल्ट्रेशन हो चुका है और वो प्रॉपरली एक से दूसरी जगह में उसका कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है और वो प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कि ऐसे नोड से एवी नोड में प्रॉपरली नहीं गया, या फिर एवी टू बंडल ऑफ हिस प्रॉपरली नहीं गया, या परकंजे फाइबर प्रॉपरली नहीं गया, फिर बंडल ऑफ हिस प्रॉपर नहीं गया। तो अगर इसमें किसी भी तरीके के सिग्नल्स में डिसऑर्डर आ रहा है, लाइक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रॉपरली इधर एक से दूसरी तरफ ट्रेवल नहीं हो पा रहे, कंडक्टिंग सिस्टम में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो कार्डियक आउटपुट होगा वो डिक्रीज होगा। तो इससे आपको पता चल सकता, लाइक आपको इवेलुएट इसको कर सकते हो कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा, प्लस अगर उसको एनीमिया वगैरह है तो उसका SpO2 लेवल भी डिक्रीज होगा, बिकॉज हेमोग्लोबिन के ही ऊपर ऑक्सीजन कैरिंग होती है, लाइक हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। तो अगर वो है तो आपको हाइपोक्सिया का भी केस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या होता है कि जब पेशेंट अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका नॉर्मली फंक्शंस हैं जो वो हर दिन परफॉर्म कर रहा है, जब वो उनको ही प्रॉपरली कंडक्ट ना कर पाए, लाइक अपने वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली वो ना कर पाए, तो उसकी वजह से उसको हो क्या रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो ये रिलेटेड टू क्यों हो सकता है, रिलेटेड टू फटीग हो सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, सीवियर एनीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, या फिर अगर हाइपोक्सिया एक बहुत ज़्यादा लेवल पे, लाइक ऑक्सीजन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो पर्सन को कई बार अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। तो इन सारे कॉजेज़ की वजह से पेशेंट को एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब हुआ कि जो इस समय जो ब्रीदिंग पैटर्न है, लाइक जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है जो कि 16 to 20 होना चाहिए, या कई जगहों पे 16 to 22 भी कहा गया है, कि अगर उसके अंदर में नहीं आ रहा है रेस्पिरेशन रेट, या उसके हाई जा रहा है तो, या लो जा रहा है, लाइक एक वो परफेक्ट अपनी रेंज में नहीं है, वो रेंज के या तो बाहर है या तो रेंज से कम है, तो इसका मतलब वो इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है। ज़्यादातर केसेस में रेस्पिरेशन रेट जो है वो हाई देखने को मिलता है। कि क्यों है, बिकॉज अगर ब्लड लाइक बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो क्या कोशिश करती है कि वो उतनी ज़्यादा ब्रीथ लेके अपने अंदर ऑक्सीजन का जो गैपिंग है उसको फिल करे, लाइक जो ऑक्सीजन गैप है उसकी बॉडी में जितना इनपुट होना चाहिए उतना आउटपुट अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑक्सीजन गैप को फुलफिल करे, उसको वहाँ से हटाए। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो कंपैरेटिवली आपको हाई मिलेगा। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसका मेन एक रीज़न हो सकता है हाइपोक्सिया, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर सीवियर एनीमिया है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इनएफेक्टिव वेंटिलेशन है, इन केस वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं है तो उसकी वजह से भी, अगर मान लो उसको ऑलरेडी हाइपोक्सिया की कंडीशन है या उसको सांस लेने में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से वेंटिलेशन भी प्रॉपरली नहीं है, तो उसकी वजह से भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, एविडेंस इसका कैसे लोगे, तो वो होगा कि जो आपका पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट है, ब्रीथ रेट है, वो आपको कंपैरेटिवली हाई मिलेगा। या फिर इन केस हो सकता है कि ब्रीदिंग साउंड प्रेजेंट हो, ब्रीदिंग में वीजिंग साउंड प्रेजेंट हो, वो जब वो ब्रीथ करेगा तो विस्लिंग साउंड प्रेजेंट होगी, जैसे जिसको कहते हैं सांस फूलना, वहाँ पे क्या होगा वीजिंग साउंड, यानी कि सीटी जैसी आवाज़ जो है
वो प्रेजेंट होगी। तो ये आप इससे इवेलुएट कर सकते हो कि पेशेंट को इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड। तो अभी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों होगा? बिकॉज अगर जो पेशेंट है वो एनोरेक्सिया की कंडीशन में जा सकता है। एनोरेक्सिया की कंडीशन में वो क्यों जाएगा? बिकॉज अगर उसको हाइपोक्सिया है या बहुत ज़्यादा फटीग है तो उसकी वजह से वो एनोरेक्सिक कंडीशन में जा सकता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसको भूख कम लग रही है, जो उसका नॉर्मल एपेटाइट है वो लूज़ हो गया है, उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, उसकी जो भूख है उसमें कमी आ रही है, इस वजह से हो सकता है। या फिर इनकेस अनकॉन्शियसनेस की वजह से, अगर उसके बॉडी में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम है और उसकी वजह से उसको अनकॉन्शियसनेस हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर इनकेस अगर वो किसी कोमा की कंडीशन में है तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन जो हो सकता है वो लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो इसका आपको एविडेंस कैसे मिलेगा? कि पेशेंट का सडन वेट लॉस होगा और आपको देखोगे कि वो पेशेंट जो है या तो फिर सडन वेट लॉस होगा, या तो फिर आप क्या देखोगे कि जो पेशेंट है वो बार बार फूड को मना कर रहा है, कि अगर आप उसको फूड दे भी रहे हो तो वो उसको इनटेक, उसका फूड का इनटेक बहुत कम है, या तो फिर वो फूड को डायरेक्टली मना कर रहा है। तो आप ये उसमें देख सकते हो, जिससे कि आपको एविडेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। तो इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई किसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचती है, पर्टिकुलर टिश्यूज़ यहाँ पे कार्डियक टिश्यूज़ ही हो सकते हैं या फिर ऑल ओवर द बॉडी जितने भी टिश्यूज़ हैं उन वो भी हो सकते हैं। जब वहाँ तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुँचता तो उसकी वजह से इवेंचुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन भी प्रॉपरली उस टिश्यू तक नहीं पहुँच पाती और उसकी वजह से इश्कीमिया या फिर नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो वहाँ पे जो है कि आप देखोगे कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में जा रहा है, तो वो तो ऑल ओवर द बॉडी हुआ, बट अगर एक टिश्यू तक पर्टिकुलरली नहीं पहुंच रही तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, इन्फ्लामेशन के चांसेस या फिर इश्कीमिया वगैरह के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो वो हो गया इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। तो वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया या फिर सीवियर एनीमिया। इसके दो मेन कंडीशंस ये हो गए कि या तो उसको हाइपोक्सिया हो रखा है, ऑलरेडी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज है, या फिर उसको सीवियर एनीमिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके बॉडी में वो ही कम हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये इस वजह से भी हो सकता है कि अगर वेसल्स ही कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं और प्रॉपरली अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ट्रेवल ही नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी जो है वो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो हो सकता है इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन तक, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसके टिश्यूज़ तक वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड उसके उस पर्टिकुलर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पे भी वैसो कंस्ट्रिक्शन या फिर वैसोस्पाज्म की कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉलेज डिफिसिट। तो नॉलेज डिफिसिट में क्या होता है कि जो पेशेंट को होता है वो अपने उस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज डिफिसिट क्या होता है कि जब उसको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी नॉलेज जो है वो डिक्रीज्ड है, तो वो क्यों रिलेटेड टू क्या हो सकती है? या तो वो हो सकती है रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, रिलेटेड टू मेडिसिन रेजिमेंट, रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि उसको नहीं पता है कि उसका मेडिकेशन रेजिमेंट कब कैसे है, क्या चलना चाहिए, या फिर डाइटरी रेजिमेंट उसका कैसा होना चाहिए, उसका फूड इनटेक कैसा होना चाहिए, उसकी मेडिसिन कैसी हैं, या फिर उसका जो डिजीज़ कंडीशन उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, वो इवेंचुअली ठीक होगा कि नहीं होगा, या फिर इन केस अगर कोई सर्जिकल कुछ होने वाला है, इंसीजन होने वाला है, उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इन सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका आप एविडेंस कैसे लोगे? कि एज एविडेंस हो सकता है कि जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग करेगा, वो एक ही चीज़ के बारे में वो आपसे बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछ सकता है कि हाँ ये कैसे होगा, या फिर इसका क्या है, या डिजीज़ के बारे में वो बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करेगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि पेशेंट को डिक्रीज्ड नॉलेज है या फिर डिफिसिट नॉलेज है। नेक्स्ट हो सकता है फियर और एंजाइटी। तो फियर और एंजाइटी का भी यही रीज़न है, अगर वो पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसको नहीं पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन में उसको कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा, या फिर मेडिसिन रेजिमेंट उसका कैसा है, तो उसके रिगार्डिंग भी या फिर डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग भी उसको फियर और एंजाइटी हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक मिथ होता है कि अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली आपके डेथ का कॉज बनेगा या बहुत ज़्यादा फेटल होगा। बट जैसे किसी को भी पता चलता है पेशेंट को कि उसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, कहीं ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेटल ना हो जाए, कहीं इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए, जो अगर
इन केस पेशेंट कोई अगर सोशियो इकोनॉमिकली वो वीक है तो उसकी वजह से भी उसको एंजाइटी हो सकती है कि नहीं, या फियर हो सकता है कि आई डोंट नो कि वो प्रॉपरली, मतलब वो सोचेगा कि मे बी प्रॉपरली वो अपना इलाज करवा पाए या ना करवा पाए। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एंजाइटी भी पेशेंट के चेहरे पे आपको दिख जाएगी कि पेशेंट जो है वो एंजाइटी उसको हो रही है, या फिर अगर वो फियर की कंडीशन में तो वो उसके चेहरे पे आपको दिख जाएगा, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। या तो फिर इनकेस पेशेंट आपसे खुद भी कह सकता है कि नहीं मैं घबरा रहा हूँ इन सब कंडीशंस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिस्क को लगाएंगे तो रिस्क में हम हमेशा 2 स्टेप डायग्नोसिस ही लगाते हैं, यानी डायग्नोसिस और इसका रिलेटेड टू का पॉइंट। यहाँ पे कभी भी एज एविडेंस का पॉइंट नहीं लिया जाता है, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ में एज एविडेंस लगा रहे हो, मतलब अगर आप उसको एविडेंस दे रहे हो, इसका मतलब कि वो चीज़ है। और रिस्क का मतलब हुआ कि हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलरली डेवलप हो सकती है और अभी उसका एविडेंस नहीं है कि वो हो ही जाएगा, बट एक रिस्क है कि मे बी फ्यूचर में वो कंडीशन पर्टिकुलरली डेवलप हो सकती है। तो चलिए अब इसकी रिस्क की बात करते हैं। इसका सबसे पहला रिस्क हो सकता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अगर कहीं पे भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है बॉडी में, हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो क्या होगा इवेंचुअली कि वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज हाइपोक्सिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो सकता है। इनकेस अगर नेक्रोसिस हो जाता है तब तो ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर इनकेस अगर कोई इंसीजन होता है, लाइक सर्जिकल इंसीजन है या पोस्ट ऑपरेटिव इंसीजन है, तो अगर उसमें भी प्रॉपरली एसेप्टिक टेक्निक से काम नहीं किया जाएगा, लाइक एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं होंगी, तो उसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है कि इन्फेक्शन का, या फिर कोई ओपन वूंड है, या फिर इस तरह की कोई या फिर इनके सीवियर एनीमिया है, तो उसकी वजह से भी रिस्क फॉर जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट होता है रिस्क फॉर इंजरी। तो इंजरी का यहाँ पर रिस्क क्यों आएगा, बिकॉज अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस जो है वो हो सकता है। मे बी पेशेंट फेंट हो जाए किसी टाइम पे या अनकॉन्शियस हो जाए, तो उसकी वजह से उसको इंजरी के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली हाई हो जाते हैं, उसको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन। तो इम्पेयर्ड स्किन क्यों हो सकती है उसको, बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस। अगर कहीं पर हाइपोक्सिया हुआ है तो इश्कीमिया के बाद वहाँ पे नेक्रोसिस की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। तो अगर उसको नेक्रोसिस हो रहा है या तो फिर उसका पोस्ट ऑपरेटिव इंसीजन है कोई, उसकी वजह से भी वहाँ की स्किन इंटीग्रिटी जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, मतलब कि वो इम्पेयर हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ किए जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल आई विल ट्राई कि वो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।